आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। तो आज का सेशन तेजी भरा सेशन रहा, जहां पर खरीदारी हमने दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप स्टॉक्स में भी आते हुए देखी। कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स भी थे जो कि तेजी के मूड में बने हुए। सपोर्ट अगर निफ्टी को कहीं से आ रहा था तो एफएमसीजी, आईटी और साथ ही बैंक स्टॉक्स की ओर से आ रहा था। बैंक इनफैक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे क्योंकि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के तमाम स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर आज के सेशन में हुए हैं क्लोज। लेकिन मिड कैप में भी खरीदारी खूब हुई आज के सेशन में। कई छोटी पॉकेट से जहां पर तेजी बनी हुई थी। हमने एक बार फिर से केमिकल स्टॉक से बाइंग होते हुए देखी आज के सेशन में। इसके अलावा फार्मा स्टॉक से भी सिलेक्टिव बाइंग आज के सेशन में एक बार फिर से होती हुई दिख रही थी। मिड कैप आईटी में जोरदार बाइंग थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरा जो मिड कैप इंडेक्स है वो दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास हुआ है क्लोज। लेकिन आज के सेशन में अगर किस दायरे में कारोबार हुआ है वो देखें तो निफ्टी में 127 अंकों के दायरे में आज ट्रेड होता हुआ दिखा है। सेंसेक्स ने 450 अंकों के दायरे में कारोबार किया है और निफ्टी बैंक ने 377 अंकों के दायरे में। बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या आप देखेंगे तो क्लियरली बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा रही, गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या कम। निफ्टी के 42 शेयर थे जो कि बढ़कर बंद हुए। 8 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि दबाव के साथ हुए हैं क्लोज। सेंसेक्स के 25 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए, 5 शेयर दबाव के साथ। निफ्टी बैंक के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में बंद हुए तेजी के साथ, 2 दबाव के साथ रहे। और एफएनओ में 107 स्टॉक्स ऐसे जो कि बढ़कर बंद हुए हैं और लगभग 33 शेयर ऐसे जो कि गिरावट के साथ हुए हैं क्लोज। इसके अलावा एनएससी के आप देखिए 1076 स्टॉक्स जो कि बढ़कर बंद हुए हैं, 731 शेयर गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। और बीएससी के 1298 शेयर बढ़कर और 1079 शेयर गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। कंट्रीब्यूशन देखिए आज के सेशन का, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के 3 टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स थे, जिनकी ओर से हमने लगभग 55 से 60 अंकों का कंट्रीब्यूशन निफ्टी में पॉजिटिव साइड पर आते हुए देखा। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने 21 अंकों का कंट्रीब्यूशन किया, आईसीआईसीआई बैंक ने 19.5 अंकों का, एक्सिस बैंक ने 14 अंकों का और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 9 का कंट्रीब्यूशन का। इनफैक्ट लगातार चौथा सेशन था जब हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी देखी और इनफैक्ट फेसबुक के साथ जो डील हुई उसके बाद से कॉन्स्टेंट बाइंग इंटरेस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखे गए हैं। नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स भी देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, 9 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से रहा। एनटीपीसी की ओर से 1 अंक का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, आईटीसी और एमएनएम की ओर से भी 1-1 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आज के सत्र में दिखाई दिया है। लेकिन चलिए, हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। आज के जानकार भी हमारे साथ मौजूद है। मारवाड़ी शेयर से जय ठक्कर हैं, साथ ही प्रदीप हमारे साथ हैं जो इंडसइंड बैंक के नंबर्स का रिव्यू करेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद रहेंगे रिलायंस पर और फेसबुक के और इस डील के और मायने समझाने के लिए। और आज के एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ हैं ही, और वीरेंद्र भी हैं जो कि हर रोज आपको एफएनओ का डेटा समझाते हैं। तो सबसे पहले वीरेंद्र के पास ही चलते हैं और एफएनओ डेटा को समझ लेते हैं, क्या इंडिकेशन मिल रही है। अच्छी तेजी के साथ एक क्लोजिंग हुई है आज एक बार फिर से। वीरेंद्र, डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, नेक्स्ट लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे अब निफ्टी बैंक निफ्टी पर? देखिए दीपाली, अभी भी 9500 बड़ा क्रिटिकल है और शायद इन आंकड़ों के मुताबिक अभी भी 9500 की कॉल में आउटस्टैंडिंग वही करीब 27 लाख का है। आज भी करीब 4.25 लाख कॉल बिकी है वहाँ पे। तो एक टफ रेजिस्टेंस मंगलवार और बुधवार के सेशन के लिए होगा 94.50, 94.80 और 95। ये करीब 70 और 50 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। जहां तक बेस की बात है, 9000 के पुट में आज फिर पुट राइटिंग हुई है, आउटस्टैंडिंग हुआ 33 लाख का। लेकिन 9100 और 9200 के पुट्स में भी आज करीब 10 लाख पुट इंडिकेट करता है कि 9100 एक स्ट्रॉन्ग बेस है। 9100 नीचे और ऊपर 94-94.85 का रेजिस्टेंस रहेगा। निफ्टी बैंक के लिए स्टेट्स थोड़े से अच्छे मेरे को नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 19,500 से लेकर 20,000 के बीच लगभग 4.5 लाख पुट्स बिके हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि 19,500 से 700-800 के बीच में एक अच्छा बेस बन रहा है। लेकिन अच्छी बात ऊपर की तरफ है, आज 20,500 की कॉल्स में राइटिंग थी लेकिन उतनी नहीं थी। बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ दीपाली अब हो गया है 21,000 की कॉल पे। यानी हम अगर थोड़ा सा अच्छा समय इस रेंज में बिताएं तो ऊपर की तरफ 20,000 से 20,800 जाने की गुंजाइश निफ्टी बैंक तलाश सकता है। ठीक है, शुक्रिया वीरेंद्र ये डेटा शेयर करने के लिए। निफ्टी बैंक पर तो 9450, 9500 ये रेजिस्टेंस रहेगा जिसके पास पहुंचकर निफ्टी कल और परसों के सेशन में थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए दोनों इंडेक्स पर, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। जय ठक्कर हमारे साथ बने हुए हैं। जय, गुड इवनिंग। पहले तो निफ्टी पर ही अपना आउटलुक दीजिए। अब करना क्या है उन ट्रेडर्स का जिन्होंने तेजी की पोजीशन कैरी की है कल, और कल अगर कोई नई रणनीति बनाना चाहे तो उसके लिए क्या सजेशन है? वेरी गुड इवनिंग टू यू दीपाली मैं कहूंगा कि निफ्टी अटेम्प्ट जरूर कर रहा है अपने प्रीवियस हाई को निकालने का जो 9390 का है, बट कहीं ना कहीं वहीं से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है और 9400 के आसपास हमें कॉल राइटिंग भी काफी अच्छी देखने मिली है, तो वो एक रेजिस्टेंस प्रूव कर रहा है। बट ऑन द फ्लिप साइड ये भी कहूंगा मैं दीपाली के जो 9100 के लेवल्स नीचे की तरफ बहुत ही एक अहम सपोर्ट लेवल्स है। 9000 से लेकर 9100 ये जो जोन है वहां पे हमने अच्छी खासी पुट राइटिंग देखी है, तो मैं कहूंगा ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है नीचे। ऊपर में 9400 का एक रेजिस्टेंस है।
ये कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। 9400 से देखिए 9500 से लेकर 9550 ये दो लेवल हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेंगे निफ्टी में, जब तक 9100 का लेवल टिका हुआ है। सो बुलिश व्यू है शॉर्ट टर्म में 9100 के स्टॉप लॉस के साथ। वैसे ही मेरा बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव व्यू है दीपाली। क्या व्यू है बैंक निफ्टी में, वहां पर कैसे ट्रेड लेना है? मैं कहूंगा कि वहां पे भी एक क्लियर कंसोलिडेशन हमें देखने मिल रहा है। अगर ब्रॉडर रेंज अगर मैं देखता हूँ दीपाली, तो 19,000 से लेके 21,100 की है बैंक निफ्टी में, और उससे अगर और शॉर्टर रेंज देखूं तो 19,000 के बजाय मैं कहूंगा एकदम नियर टर्म सपोर्ट जो आता है बैंक निफ्टी में बनकर वो है 19,500। सो बेटा स्टॉप लॉस ऑफ 19,400, जो 19,500 के 100 पॉइंट नीचे, 19,400 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक में भी खरीद कर ही चलना है। और किसी की पोजीशन है तो वो एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ऊपर में 21,000 से लेके 21,100 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी खरीदारी की तरफ ही है निफ्टी बैंक दोनों में। और इंटरेस्टिंग ये है कि जिन लेवल्स का जिक्र अभी वीरू कर रहे थे कि वहां पर रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर सकता है, वो बतौर टारगेट्स जय ने दिए हैं। तो 9100 के स्टॉप लॉस के साथ 9500 9550 के टारगेट्स के लिए खरीदिए। निफ्टी बैंक में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 19,400 का रहेगा, टारगेट्स आपके 21,100 के होंगे। और अगर निफ्टी बैंक चलेगा तो जाहिर है बैंक स्टॉक्स की ओर से भी पार्टिसिपेशन रहेगा। और निफ्टी बैंक में जो ज्यादा पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्राइवेट बैंक का ज्यादा है। और आज के सेशन में आप देखिए एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही क्लोज हुए एक अच्छी मजबूती के साथ। इंडसइंड बैंक पर सबसे पहले फोकस करते हैं, क्योंकि इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट्स है वो मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं और नंबर्स आने से पहले स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। दिन के ऊपरी स्तरों पर ये क्लोज हुआ है लगभग 6% की बढ़त के साथ। तो क्या नंबर्स उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रदीप पंड्या हमारे साथ हैं और उसके बाद इस पर स्ट्रैटेजी भी लेंगे। जैसे प्रदीप बताइए कैसे लगे आपको नंबर्स? देखिए नंबर उम्मीद के मुताबिक ही हैं, क्योंकि हम ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे और वो बढ़ोतरी हुई है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। मुश्किल से 550-600 करोड़ की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखें तो ग्रॉस एनपीए अब 2.45 है 2.18 के मुकाबले। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप नेट एनपीए का आंकड़ा देखें तो वो कम हुआ है, क्योंकि बैंक ने एग्रेसिवली प्रोविजनिंग की है इस क्वार्टर के दौरान, और उसके चलते ही मुनाफा आपको मिस होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा अनुमान था 550 करोड़ का, उसके सामने 300 करोड़ पे आए हैं। लेकिन चूंकि ये जो आंकड़े हैं वो दरअसल डिराइव्ड है, जो असल आंकड़ा है वो एनपीएस का है और वो ठीक ठाक दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बैंक ने अपनी प्रोविजनिंग तो की है, साथ ही उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये भी जानकारी दी है कि वो ये मान के चल रहे हैं, फिलहाल वो ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक 25% कम से कम कामकाज पटरी पे लौट आएगा और उसके अगले एक महीने में और 25% कामकाज लौट आएगा। और उसके चलते उनका जो अनुमान है कि उनके ग्रॉस एनपीए करीब 80 बेसिस पॉइंट और बढ़ेंगे, और जो क्रेडिट कॉस्ट है यानी जो प्रोविजनिंग की जरूरत है वो करीब 50 बेसिस पॉइंट से और बढ़ेगी। तो ये गाइडेंस है जो बैंक की ओर से आ रहा है, जिससे आपको ये समझ में आता है कि बैंक ने दरअसल इस पूरे कोविड सिनेरियो का अनुमान लगाया है। और बैंक के मैनेजमेंट का ये कहना है कि उन्होंने जो प्रोविजनिंग की है वो भी इसको डिस्काउंट करते हुए की है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक ही आते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स उम्मीद के मुताबिक रहे हैं और स्टॉक डे हाई पर हुआ है क्लोज। ब्रोकर हाउसेस का व्यू क्या रहेगा, उसका इम्पैक्ट तो एक्चुअल में कल पता लगेगा, लेकिन सोफा नंबर्स अनुमान के मुताबिक रहे हैं। जय, नंबर्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहे हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए रणनीति आप क्या सुझाएंगे कल के लिए इंडसइंड बैंक पर? दीपाली मैं कहूंगा कि जो हिसाब से प्रदीप जी ने जस्ट अभी बताया कि नंबर्स इन लाइंस विद एक्सपेक्टेशन ही है, और कहीं ना कहीं स्टॉक में हमें एक लोअर लेवल से रिकवरी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। 388 का एक सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं करता मैं कहूंगा ये स्टॉक में फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट हमें 453 तक के लेवल्स तक देखने मिल सकती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर तो आपको व्यू मिला है पॉजिटिव ही है, तेजी की पोजीशन से तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि बैंक स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आज थी, प्राइवेट बैंक्स लीड कर रहे थे। एक और बैंक स्टॉक वो है एक्सिस, जहां पर तेजी हुई 5.5% की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ है। कल नंबर्स आने हैं एक्सिस बैंक के। प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि एक्सिस बैंक को लेकर प्रोजेक्शंस क्या हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है एक्सिस बैंक से प्रदीप? देखिए एक्सिस बैंक का परफॉर्मेंस ओवरऑल इंडसइंड से बेहतर होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। हमने एक्सिस बैंक के इंडसइंड के मामले में देखा है कि उनके जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा दबाव में थी, लेकिन ऐसा एक्सिस बैंक के साथ नहीं था।
एक्सिस को लेकर के इसी हिसाब से हमारा अनुमान है कि करीब 14-15% की लोन ग्रोथ और करीब 13% की डिपॉजिट ग्रोथ आएगी। और उस नज़रिए से जो NII है वहां पर आप करीब 15% के आसपास का इजाफा होते हुए देखेंगे। हालांकि यहाँ पर भी मुनाफे में कमजोरी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि तकरीबन साल दर साल 10% तक मुनाफा कम होगा, क्योंकि वही बात है NPA थोड़े से बढ़ते हुए आपको यहाँ भी नजर आएंगे कम से कम, और उसके चलते प्रोविजनिंग भी देखने को मिलेगी। जो सबसे अहम आंकड़ा होगा वो स्लिपेजेस यानी नए NPAs का आंकड़ा है। करीब 5,000 करोड़ का अनुमान एनालिस्ट ऑन एवरेज लगा के चल रहे हैं, क्योंकि ये बैंक का रन रेट है पिछले क्वार्टर्स का भी। उस हिसाब से अगर बैंक को कहीं पॉजिटिव सरप्राइज देना है तो वो यहीं देना होगा नए NPAs के मामले में। हालांकि फिलहाल जो माहौल है उसको देखते हुए काफ़ी मुश्किल लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि बैंक का क्या असेसमेंट है कोरोना के पूरे इम्पैक्ट का, और उस लिहाज से वो फ्लोटिंग प्रोविजन और किस हद तक करते हैं। तो फिलहाल एनालिस्ट काफ़ी हद तक एक एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान लगा रहे हैं। यही वजह है कि NII में अच्छी बढ़ोतरी होने के बाद भी मुनाफा साल दर साल 10% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20 से 25% गिर सकता है, ये अनुमान है। जी, शुक्रिया प्रदीप आपका बताने के लिए एक्सिस बैंक के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। तो NII तो बेटर रह सकती है, लेकिन हाँ, जो कि प्रदीप ने आखिर में मेंशन किया, कमेंट्री मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, या फिर क्या बयान आते हैं या फिर क्या रिलीज वो करते हैं अपनी स्टेटमेंट रिजल्ट्स के साथ साथ कोविड-19 के इम्पैक्ट को लेकर। स्लिपेजेस का आंकड़ा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर आज क्लोज हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी जो है कल के लिए, जिन्होंने खरीदारी की पोजीशन कैरी की है उनके लिए टारगेट स्टॉप लॉस बताइए और नई रणनीति क्या हो? डेफिनेटली दीपाली, ये स्टॉक क्लियरली एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में ट्रेड कर रहा है और मैं कहूंगा कि अमॉन्ग ऑल दी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर मैं देखूं तो ये सबसे एक आउट परफॉर्मिंग रहा है। जहां तक बाउंस का सवाल है, अगर आप देखें HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो, कोटक बैंक को तो लगभग 1-2 दिनों से ये तेजी देखने मिली। तो ये सारे अभी तक इतने परफॉर्म या इतने बाउंस बैक नहीं कर रहे थे जितना एक्सिस बैंक ने किया है। सो एक्सिस बैंक में 401 का एक स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ। ऊपर में टारगेट जो इसके बनकर आ रहे हैं पोजिशनली 445 एंड 475 के है। ठीक है। तो पोजीशंस एक्सिस बैंक में खरीदारी की तरफ ही रखनी है। 445, 475 ये दो टारगेट्स रहेंगे। जैके एक जो स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं वो 401 के आसपास रख सकते हैं। तो ये बैंक स्टॉक्स पर स्ट्रैटेजी हुई। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे FMCG शेयर्स की, जहां पर कांस्टेंट हमने अप्रैल की शुरुआत से बाइंग इंटरेस्ट देखा है। और अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे निफ्टी FMCG की, तो ये लगभग 13% चला है एक महीने में। और अगर टॉप 10 स्टॉक्स आप देखेंगे तो ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, डाबर, इन स्टॉक्स की ओर से अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखा है। ब्रिटानिया स्पेशली अगर देखें तो यहाँ पर हमने आज अच्छी तेजी देखी। दिन के ऊपरी स्तरों पर यह स्टॉक क्लोज हुआ है और पिछले एक महीने में जो परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की वो लगभग 26% चला है। लीड किया है कोलगेट ने, उसके बाद इमामी और फिर तीसरे नंबर पर आता है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया पर राय दीजिए, क्या व्यू रहेगा आज के मोमेंटम के बाद, क्या स्ट्रैटेजी रखें? मैं कहूंगा ब्रिटानिया बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। क्लियरली इसका ट्रेंड ओवरऑल शॉर्ट टर्म में नहीं, मीडियम टर्म पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका ट्रेंड है। और मैं कहूंगा कि जो हिसाब से वॉल्यूम्स में एक इजाफा देखने मिला है पिछले लास्ट एक हफ्तों में, मैं कहूंगा कि डेफिनेटली इट्स अ प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट इंडिकेटर क्लियरली बाय क्रॉसओवर दे चुके हैं। तो जो टारगेट अभी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहे वो 3650 के है। 3005 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय करने की सलाह है। ब्रिटानिया 3005 का एक स्टॉप लॉस रखे, 3650 का आपको टारगेट रखना होगा। अच्छा जय, आपने भी 2 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए होंगे, वो क्या रहेंगे? श्योर दीपाली, पहला जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है वो हेवल्स के ऊपर है। बिकॉज हेवल्स में क्लियरली मैं देख रहा हूँ कि डेली चार्ट में अब हायर टॉप्स हायर बॉटम फिर से बनने लगा है और क्लियरली डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक में मोमेंटम इंडिकेटर्स एक बाय क्रॉसओवर दे चुके हैं और ये ब्रेकआउट के पहले का जो मूव है एक इंपल्सिव मूव था। हेवल्स में टारगेट बनते हैं 562 एंड 572 के लिए इसको बाय करें। 516 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और मन्नपुरम, इसमें अगर हम देखें तो मुथूट फिनेंस अगर हम देखें तो इतने दिनों से बहुत अच्छा चल रहा है, बट मन्नपुरम में फाइनली मैं कहूंगा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में दीपाली एक क्लियरली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है। वॉल्यूम्स के साथ इंडिकेटर में बाय क्रॉसओवर भी देखने मिला है। मैं कहूंगा मन्नपुरम बाय कर सकते हैं 123 128 ये दो टारगेट्स के लिए। 109 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो 2 ट्रेड्स आपको बताए गए हैं। हेवल्स यहाँ पर 562 पहला टारगेट, 572 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 516 पर रखिए। मन्नापुरम ये भी डे हाई पर क्लोज हुआ आज, 123 का टारगेट रखिए पहला, दूसरा टारगेट 128 का, स्टॉप लॉस आपको 109 के लेवल्स पर मेंटेन करना होगा। तो 2 स्ट्रैटेजीज है जय की ओर से। लेकिन अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जहां पर पिछले 4 दिनों में लगातार हमने तेजी बनती हुई देखी है। पर मार्केट में भी जो तेजी बनी है उसमें काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का रहा है। यतिन हमारे साथ मौजूद है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर चर्चा करने के लिए, फेसबुक डील जो हुई है या फिर जियो मार्ट को लेकर जो डेवलपमेंट हुई उसकी बारीकियां बताने के लिए, कैसे बेनिफिशियल रिलायंस के लिए, और उसके बाद स्टॉक पर भी राय लेंगे। बताइए यतिन। देखिए दीपाली, ओवरऑल बेसिस पे पिछले 7-8 दिनों से हमने कंटिन्यूअस रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी देखी है। करीब करीब 25% का स्टॉक में उछाल आया है निचले स्तरों से। यहाँ अगर आप देखें तो काफी सारे एनालिस्ट से और डीलर से मैंने बात की, फीडबैक लिया कि इस प्रकार की मूवमेंट पॉजिटिव साइड पे क्यों आ रही है। तो सबसे पहला उनका ये कहना था कि चाइना से जो कोरोना वायरस की खबरें थी और जो चाइना में मिसट्रस्ट हुआ है, तो ये जो इंडो अमेरिकन पार्टनरशिप है इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म्स और जो फेसबुक की ट्रांजैक्शन है वो इंडियन और अमेरिकन रिलेशंस को और डीपन करता है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसको बढ़ोतरी देता है। और कहीं ना कहीं ये जो चाइना से दूरी बना रही हैं काफी सारी कंपनीज, और हमने पिछले दिनों देखा भी है कि चाइना में किस प्रकार से काफी सारी कंपनीज ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस लिया है, प्लांट शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो रीइटरेशन है। इसके अलावा अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ री रेटिंग भी हमको देखने मिल रही है, क्योंकि जियो एक टेलीकॉम ऑपरेटर से अब एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म पे काफी सारी एमएसएमईज हैं, किसान है, किराना स्टोर्स हैं, इन सबको एक्सेस मिलेगा। और कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल से लेके व्हाट्सएप तक की जो सेवाएं हैं वो भी उपभोक्ता ले पाएंगे, जो एक क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, जिससे एक प्रकार से मार्जिन भी बढ़ सकता है ओवरऑल बेसिस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो ये कहीं ना कहीं एक री रेटिंग ऑफ मल्टीपल है। और हमने ये भी देखा है कि जो फेसबुक की वैलिडेशन हुई है जियो की वैल्यूएशंस को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन है। करीब 10% हिस्सेदारी वो खरीदने जा रहे हैं 44,000 करोड़ में। तो ओवरऑल बेसिस पे जो वैल्यूएशन की वैलिडेशन है, इंडिया स्टोरी की वैलिडेशन है, और जियो की जो एग्रेसिव ग्रोथ पाथ की स्ट्रेटेजी है उसका वैलिडेशन ये डील बताती है, जिससे हमने स्टॉक में अंडरलाइंग बहुत जबरदस्त करंट देखा है। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो महज 7-8 सत्रों में ही 25% की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में बनी है। जब ये डील हुई थी फेसबुक के साथ तब भी हाउसेस का व्यू पॉजिटिव था, 1750 से 1800 के टारगेट्स उन्होंने दिए थे। आज एक बार फिर से क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जियो मार्ट जो है वो ऑलरेडी व्हाट्सएप यूज उसने करना शुरू कर दिया, और ये जो पूरा मॉडल होगा जियो मार्ट और व्हाट्सएप का, ये फर्दर और इवॉल्व होगा जिसका बेनिफिट कंपनी को आते हुए मिलेगा। ऑलरेडी जियो जो है अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है व्हाट्सएप के जरिए ग्रोसरी ऑर्डर्स के लिए 3 रीजन्स में। तो ये जो पूरा मॉडल है ये फर्दर और एक्सपैंड होगा जिसका बेनिफिट कंपनी को आते हुए मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही है कि जो एफबी का एक्सपीरियंस है डेटा मोनेटाइज करने का थ्रू एड्स, उसका भी एक एडवांटेज मिलेगा। लेकिन राय ले लेते हैं। बताइए रिलायंस पर क्या व्यू है आपका जय? दीपाली, मैं कहूँगा बहुत ही जबरदस्त तेजी ये स्टॉक में देखने मिली है। बिल्कुल मैं कहूँगा ये फेसबुक के डील अनाउंसमेंट के बाद जो हिसाब से स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम आया है, डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है। बट मैं ये कहूँगा दीपाली कि अब जो ये लेवल पर पहुंचा है ऊपर में 1515 के आसपास एक स्विंग रेजिस्टेंस है इसका। सो 1515 से लेकर 1330 ये एक रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट थोड़े समय तक कर सकता है। मैं कहूँगा कि वीकली डेली चार्ट्स पर तो एक मोमेंटम में बाय क्रॉसओवर देखने मिला है, मंथली में भी एक रिवर्सल देखने मिला है। सो पोजिशनल बेसिस पे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक रिवर्सल देखने जरूर मिला है। शॉर्ट टर्म में केवल ये 1515 से लेके 1330 के जोन में कंसोलिडेट कर सकता है। जैसे ही रेंज में से ब्रेकआउट आएगा लाइफ टाइम हाई देखने मिलेंगे रिलायंस में। बिल्कुल। और वैसे भी जब कोई भी स्टॉक 7-8 सत्रों से लगातार चल रहा हो तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन तो वाजिब होता है। लेवल्स आपको जय ने बताए हैं, उन पर ध्यान दीजिए, मौका मिले नीचे तो आप खरीद भी सकते हैं, ये सजेशन है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस रहेगा मिड कैप आईटी पर, जहां पर जोरदार तेजी आज के सेशन में हमने देखी। टाटा एलेक्सी, माइंट्री जैसे स्टॉक्स 12-13% बढ़कर बंद हुए। इन पर व्यू लेंगे जय का एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। जय ठक्कर हमारे साथ बने हुए हैं मारवाड़ी शेयर्स से, और उनसे आउटलुक ले लेते हैं मिड कैप आईटी पर, जहां हमने अच्छी तेजी बनती हुई देखी है। इनफैक्ट जो अब तक नंबर्स भी आए हैं मिड कैप आईटी में, पहले टाटा एलेक्सी के नंबर्स अच्छे आए, उसके बाद माइंट्री के नंबर्स अच्छे आए, और ये दोनों स्टॉक्स आप देखिए आज भी 13-13% बढ़े हैं। आप एक्सपेक्टेशंस ये हैं बाकी मिड कैप आईटी कंपनियों को लेके कि L&T इन्फोटेक, NIT टेक, KPIT टेक, ये 3 कंपनियां ऐसी हैं मिड कैप स्पेस में जहां पर नंबर्स बेटर रहने की संभावना, तो इन 3 पर आप नजर रख सकते हैं। लेकिन टाटा एलेक्सी पर एक व्यू ले लेते हैं जहां पर अच्छा मूव हमने देखा है आज के सेशन में। बताइए टाटा एलेक्सी पर खरीदारी करनी है अगर तो क्या सजेशन है, और जिन्होंने होल्ड किया उनके लिए क्या व्यू है? इनफैक्ट मैं कहूँगा दीपाली के परफेक्ट सेक्टर ये मैं कहूंगा कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में रिकॉर्ड देखने को मिला है, जहाँ पे हमें 1300 से लेकर 14,000 तक का मूव देखने को मिला है। लगभग 12,800 के
लेवल तक निफ्टी आईटी ओपन कर रहा है। और तो माइंट्री और टाटा में एक अच्छा ऑलरेडी आ चुका है दीपाली, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों स्टॉक्स में अगर थोड़ा भी बाउंस अगर देखने मिले तो हमें एग्जिट करना चाहिए। इनफैक्ट जो अदर मिड कैप आईटी नेम्स आपने लिए, जैसे LIT है, जैसे दैट इज L&T इन्फोटेक है, NIT टेक है, टेक महिंद्रा है, ये सारों में हमें एक बाउंस या इतना बड़ा उछाल देखने नहीं मिला जितना आज ऑलरेडी हमें माइंट्री और टाटा एलेक्सी में देखने मिला। तो टाटा एलेक्सी का रेजिस्टेंस करीब 900 के आसपास है, वहां तक अगर आता है तो वहां पे मुनाफा वसूल ले, वहां पे एग्जिट हो जाए। माइंट्री का जहां तक सवाल बनता है 920 तक का अगर उछाल अगर देखने मिले, आज रिजल्ट के बाद हमने देखा कि 800 के ऊपर, तो हिसाब से ये स्टॉक में एक मोमेंटम, एक रफ्तार देखने मिली अपवर्ड मोमेंटम, बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छी थी। बट 920 के आसपास माइंट्री में रेजिस्टेंस है। तो 900 टाटा एलेक्सी, 920 माइंट्री, ये दो लेवल्स के आसपास ये दोनों स्टॉक्स में से निकले, मुनाफा वसूल ले। और इनफैक्ट स्टॉक्स लाइक LIT, NIT टेक महिंद्रा जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी, आई थिंक वो स्टॉक्स में अगर आप शिफ्ट हो जाए तो ऐसा ही मूव वहां भी देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये व्यू आपको मिला है मिड कैप आईटी पर, लेकिन केमिकल स्टॉक्स पर नजर रखिए। कल के सेशन में भी ऑलरेडी हमने देखा है कि अप्रैल की शुरुआत से केमिकल स्टॉक्स में हमने काफी अच्छा बज़ देखा है, और अब खबरें ये आ रही हैं सोर्सेज के थ्रू कि जो अधिकांश केमिकल का इंपोर्ट होता है उस पर सरकार 15% तक का अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है, और साथ ही मतलब इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कदम सरकार उठा सकती है। और जो एक्सपोर्ट के दौरान जो ड्यूटी या फिर टैक्सेस चुकाए जाते हैं उनको भी वापस करने का प्रस्ताव है। दरअसल डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि अगर चीन में वापस से उत्पादन शुरू होगा तो इंपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में हो सकता है, ये खतरा बना हुआ है। हालांकि अगर आप देखेंगे केमिकल स्टॉक्स के लिए, केमिकल कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी इस पूरे सिनेरियो में काफी डेवलप हुई है। ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हाल ही में जिन्होंने ये बात मेंशन की है कि चाइना क्योंकि अब रिलायबल कंट्री नहीं रही है, तो वहां से जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो शिफ्ट हो सकता है इंडिया में, या फिर जो इंडियन कंपनीज हैं देखेंगे तो 3% के आसपास का मार्केट शेयर है इंडियन केमिकल कंपनीज का। लेकिन केमिकल स्टॉक्स हमने देखा आज के सेशन में जो अल्काइल अमाइन जैसे स्टॉक अच्छी तेजी के साथ बन रहे, बालाजी अमाइन में खरीदारी की, नवीन फ्लोरिन ने हाई पे पहुंचा। नवीन फ्लोरिन पर आपका व्यू स्पेशली? दीपाली, बालाजी पर आपने व्यू पूछा मुझे? नवीन फ्लोरिन देखिए, बाला माइंस पे अगर आपका सवाल है दीपाली, तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली इसमें बहुत ही एक अच्छी हमें एक तेजी देखने मिली है बाला माइंस में। और मैं कहूंगा कि अल्कली माइंस पे भी हमें एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिला है। मैं कहूंगा कि ये बाला माइंस में लगभग हमें ऑन दी अपसाइड 490 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। जाके ज्यादा अल्कली अमाइंस का बात सवाल है तो आई थिंक इसमें लगभग 1970 2000 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। दोनों स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है। मैं कहूंगा अल्कली अमाइंस तो डेफिनेटली बुल मार्केट में है ही, और बाला माइंस मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक रिवर्सल अच्छा हमें देखने मिल गया है। एक केवल मैं कहूंगा कि 480 490 के आसपास के जो मैंने लेवल्स दिए आपको कि वहाँ 500 करीब हम अप्रोक्सीमेटली पकड़ देंगे, वो लेवल्स अगर आते हैं तो वहाँ पे मुनाफा वसूल ले 500 के ऊपर जाता है, देन वी कैन सेफली अज्यूम कि ये स्टॉक में ऑन क्लोजिंग बेसिस मैं कहूंगा दीपाली की एक डबल बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिलेगा। उसके बाद लाइक अल्कानी अमाइंस, बाला माइंस भी एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये व्यू आपको मिला है बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस पर। हालांकि जब मैं जिस स्टॉक का जिक्र करती हूँ नवीन फ्लोरिन है, जो कि नए रिकॉर्ड हाइस पर आज के सेशन में पहुंचता हुआ देखा। लेकिन हाँ, केमिकल स्टॉक्स फ्लेवर में बने हुए हैं और कल भी इस पूरे स्पेस पर आप नजर रखकर चल सकते हैं। हाल ही में आपको बताया एंटीक की एक रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते, उन्होंने जो टॉप पिक्स पूरी केमिकल स्पेस में बताई उसमें नवीन फ्लोरिन, SRF, आरती इंडस्ट्रीज, सुदर्शन केमिकल्स और विनती ऑर्गेनिक्स का जिक्र किया है कि इन स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है। चलिए, शुक्रिया जी आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स देने के लिए। और इसी के साथ मार्केट टुडे में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।